पाकिस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूं वाहिद हाशमी। और आज हमारे इस दिल की आवाज़ के साथ एक खुसूसी मेहमान जुड़े हुए हैं और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और जिनका नाम मोहम्मद जावेद इब्राहिम है। माशाल्लाह इनके इंट्रोडक्शन की और इनकी पहचान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस शिवाजी नगर भारती नगर में इनको हर कोई इनको पहचानता है, चाहे एमएलए हो चाहे मिनिस्टर हो, क्योंकि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स फेडरेशन के चेयरमैन और उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और एक ख़ास बात है, कुछ लोग जानते हैं यानी मुझे पता नहीं, लेकिन इनकी एक मूसा बेकरी है मुंबई में, मोहम्मद अली रोड में, वो इनका एक फैमिली बिजनेस है। वो जो मूसा बेकरी जो मुंबई में है वो भी माशाल्लाह ये बहुत सालों से वो खिदमत को अंजाम देते आ रही है। और प्लस हमारे जो जावेद इब्राहिम साहब जो है यूनाइटेड कर्नाटका पीपल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के भी चेयरमैन हैं। और उसके साथ साथ इनका एक फूड वेंचर है जो ऑल प्रो फूड वेंचर रेडी टू ईट फ्रोजन मीट्स बिजनेस है उनका, वो भी इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और एक इनकी एक यूनाइटेड प्रॉपर्टीज बोलकर कंपनी है। माशाल्लाह ये कई सारे बिजनेस और एक्टिविटीज में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमेशा अगर कोई भी कुछ भी मसला है, अगर किसी को भी अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो हमेशा वो हेल्प के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जैसा कि सोशल वर्कर बोलते हैं, क्योंकि ये किसी के लिए भी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। जैसा कि बहुत साल पहले फ्रेजरटाउन में एक स्कूल का मसला एक मुद्दा उठा था, तो उसको इन्होंने जो है डायरेक्टली उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए थे। वहाँ सुप्रीम कोर्ट को लेके जाने के बाद उसी मसले में उलझते हुए इन्होंने एक एजुकेशनिस्ट बन गए, जैसा कि लोगों को आरटीई डालकर लोगों की हेल्प करते थे, आज भी वो हेल्प कर रहे हैं। और इन्होंने एक क्लिनिक भी खोली थी जहां पर टोटली फ्री ट्रीटमेंट यानी कि लोगों को फ्री चेकअप होता था। माशाल्लाह ये बहुत कार्य खैर के काम को अंजाम दिए हैं। तो मुझे इनसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी महसूस होती है क्योंकि हमेशा ये किसी और का दर्द लेके काम करते हैं, किसी को हेल्प करने की सोचते हैं। चलिए आज हमारे जावेद इब्राहिम साहब से पूछते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है, क्योंकि हम मौजूदा हालात में जो भी है कोरोना वायरस को लेकर जो सारा भारत परेशान है और सारी दुनिया परेशान है। और हमारे इस भारत में आज लॉकडाउन होकर भी मोर देन 25 डेज हो गए हैं, फिर इसको एक्सटेंशन किया गया है। तो हम सोचे कि हमारे चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स फेडरेशन के चेयरमैन जावेद इब्राहिम साहब से कुछ इनकी दिल की आवाज़ हम सुनना चाहते थे, इसके लिए हम इनकी दिल की आवाज़ सुनने के लिए आए, इनका एक मैसेज देने के लिए। चलिए हम अपने जावेद इब्राहिम साहब से पूछते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है, क्योंकि लोगों दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। चलिए हम अपने जावेद इब्राहिम साहब से पूछते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बहुत ही निहायत दोस्त आज वाहिद हाशमी साहब अचानक से आ गए मेरा इंटरव्यू करने के लिए। माफ़ कीजिए, मैं तो इंटरव्यू देने के उतना अपने आप को काबिल इंसान नहीं समझता, मगर इनका जो जज्बा है देख के बहुत ही खुशी हुई। और ये इस दिल का चैनल दिल की आवाज़ का चैनल जो है, मैं इस दिल के आवाज़ के चैनल न्यूज़ चैनल को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तहे दिल से मैं दुआ करता हूँ कि आपका चैनल आसमानों की बुलंदियों तक पहुँचे। शुक्रिया। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो ये आपने जो अज़म उठाया है कि हर किसी की दिल की आवाज़ हर किसी के दिल तक पहुँचे, इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला आप इसको कामयाबी अता फरमाए, इसमें आपको जज़ा खैर अता करें। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। और मेरी पूरी दुआएं हैं कि आपका ये चैनल सदियों तक चले। आमीन सुमा में महीना 2 महीने साल 2 साल सदियों तक आपका ये एक चलता रहे, रवानगी रहे। जी सुमा में। जावेद इब्राहिम साहब, जैसा कि अभी जो प्रेजेंट जो कोरोना वायरस को लेकर टोटली लॉकडाउन है, तो इसके लिए माशाल्लाह आपने बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ की है, अब लोगों की हेल्प की है। अभी इस मसले को लेकर आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि आपके मैसेज से लोगों को फ़ायदा पहुंचे, भारत के लोगों को फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि हमारे दिल की आवाज़ के इस न्यूज़ चैनल देखने वालों को फ़ायदा पहुंचे और ये हमारी दिल की आवाज़ जो है भारत के लोगों तक पहुंच रही है।
तो हम आपसे आपकी ओपिनियन, आपका व्यू लेना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस कोरोना वायरस। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी की हेल्प करने की ताकत नहीं रखता। ये तो मेरे खुदा का देन है जो मेरे से खिदमत ले रहा है। माशाअल्लाह। क्या और रही बात कोरोना वायरस का जो आज मुद्दा चल रहा है, तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि ब्रेक द चेन। ये नौजवान लड़के सड़कों पे फिर लेके घूम लेके ना, उनको कोई चीज़ों, अभी तक वो लोग सीरियस नहीं लेके चीज़ों को। ये कोरोना वायरस क्या है, ये एपिडेमिक किसको बोलते हैं, ये सभी चीज़ों का उनको अंदाज़ा ही नहीं है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। तो इन लोगों को क्या बहुत सीरियस होना है। अवेयर शायद कहीं ना कहीं हमारे से हो या कहीं और अथॉरिटीज़ जो भी हैं इनसे कहीं चूक है कि वो सही तरीके से अवेयरनेस नहीं ला के हैं। तो मैं चाहूँगा कि सीधे अच्छे तरीके से और एलॉबरेट करके, हाँ हमारी पुलिस ने भी बहुत कोशिश की है ये अवेयरनेस लेके आने की। और ये हमारे भारती नगर में जो एसीपी है मैडम तबारक फातिमा करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत ज़्यादा इसमें अवेयरनेस चलाया है, वो शुरू से चला गए हैं। उनकी मेहनत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और सिर्फ उन्हीं की नहीं, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट की, और साथ में हमारे जैन भाइयों ने भी जो खुलकर सामने आके मदद कर रहे हैं। और उसी में से एक अरुण के एक दोस्त है, नाम थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, वो मोबाइल एम्बुलेंस बना के वो भी तकरीबन 3000 चिल्लर पेशेंट्स को वो बेसिक फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमारी कौम को भी आगे आना चाहिए। हमारी कौम के, ये कौम में नहीं कहूँगा कि हर एक सिटीज़न को हम लोगों को आगे आना चाहिए। और बेहतर है हम लोग हमारे नौजवानों को, हम पुलिस क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। वो भी इधर से आते ये वो भागेंगे, पुलिस का सायरन नजर आएगा, इधर से उधर भाग जाएंगे वो। ये हमारे बड़ों का, हमारे घर के में जो बड़े हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को घर में रखें, उनको किसी ना किसी तरीके से आपस में बिठा के बात करें कि ये कोरोना वायरस जिसको बोलते हैं ये कितना जानलेवा है। जी शायद सोशल मीडिया पे भी आप देखे होंगे कि थोड़े बहुत वीडियोस वायरल होके हैं जिसमें जा रहा है कि मैयतों को फेंका जा रहा है, दूर से क्रेनों को इस्तेमाल किया जा रहा है बिना कोई रस्म रिवाज के, ना दरूद ना फातिहा हो रही है, ना रिश्तेदारों का साथ है। ऐसी मौत किसको चाहिए? अगर मरना ही है, मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि अगर मरना ही है तो कुछ देश के लिए, कुछ मुल्क के लिए करके मरो। ये मौत सही नहीं है, मौत ये खुदकशी है, इसको मौत नहीं कहते। और अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं लोग, छोटे लड़के हैं, ये हैं। तो ये हम हमारे मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी, हम पड़ोस वालों की जिम्मेदारी होती है। और ये भी है कि थोड़े बच्चे शरारत होते हैं, नौजवान लड़के हैं, समझ नहीं रहती जवानी के जोश में क्या होता है, कुछ होता है कि लापरवाही जो बरत रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आसपास पड़ोस के लोग भी उन्हें अच्छे से भी समझाए, ना समझे तो थोड़ा डराओ भी। जी ये नहीं कि माँ बाप को सपोर्ट में आ जाए, हमारे बच्चे को क्यों ऐसा करा। मगर इस वक्त जो है हम लोगों को कोरोना से लड़ना है, आपस में लड़ना नहीं है। बहुत सही। क्या हम हमारे बच्चों को देखें, ख्याल रखें वो किधर पे जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, मास्क पहन के है, नहीं पहन के है, घर में कैसा आ रहे, बिना हाथ पैर धोए के आ जा रहे, बिना सैनिटाइजर के आ जा रहे। इन थोड़ी सभी चीज़ों का ख्याल रखना है हमें। जी। और इसके अलावा भी मैं एक बात पे तवज्जो लाना चाहूँगा कोरोना वायरस से लेते हुए। जैसा कि हमें और आपको पता है कि बहुत से ताजिरों को और वेज पे काम करने वालों को, वर्कर्स लोगों को, डेली वेजेस पे जो रहते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। माशियत उनकी बहुत बिगड़ी हुई है। जी। और ये राशन डिपो जो हैं
फेयर प्राइस शॉप बोलते जिन्हें, वहाँ पे सीधा कोई भी चीज़ दस्तयाब नहीं है। ये मैं आपके दिल की आवाज़ के चैनल से मेरी दिल की आवाज़ जनाब रिजवान अरशद साहब तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जो हमारे असेंबली के एमएलए हैं। क्या ये आवाज़ मैं दिल की आवाज़ हमारे शकील अहमद साहब जो हमारे भारती नगर वार्ड के काउंसलर हैं, क्या इन लोगों को बताना चाहूँगा कि थोड़ा बीबीएमपी का तवज्जो इन लोगों पे लेके आओ। फेयर प्राइस शॉप में चीज़ें दस्तयाब नहीं हो रही है। एक वाक़या ऐसा होता है, एक औरत आके मुझे बता रही थी कि फलानी जगह पे, मैं बताऊंगा वो किधर है करके जगह, वो फिर प्राइस शॉप पे क्या करे, राशन की दुकान पे जब चावल लेने गई, दाल वगैरह कुछ है क्या मुझे, तो किसने इतना फ्री है, वो बता रही थी कि कर्नाटका की हुकूमत ने इन राशन डिपो के थ्रू राशन का इंतजाम करके अपनी आवाम को जी, तो वो राशन किधर है? तो उसका रिप्लाई बचाए ये कि अभी आने वाला है या हम लोगों को पता नहीं है या कुछ भी सलीके से बात करने के बजाय वो राशन वाला क्या बताता है इसको, किसने बोला ला उसको जूते से मारता हूँ, ये क्या बात होगी? ऐसे लोगों को थोड़ा नजर डालो लोगों पे। जी, फेयर प्राइस शॉप्स पे वेजेस वालों को मिल रहा है, लेबर्स वालों को मिल रहा नहीं मिल रहा है, खाना किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाँ, हम एक सिटीजन होने के नाते, शहरियत होने के नाते, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, एक इंसानियत के तौर पे हम अगर हमारे सामने कोई ऐसे वाक़या पेश आता है तो शायद हम 4 लोगों से इकट्ठा करके या हमारी बस में जो हो वो उतना उसका इंतज़ाम कर सकते हैं। 1 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना। आज लोगों के तिजारत बंद है। अगर लोग आगे बढ़कर भी आना चाहे किसी को मदद करने के लिए, तो मैं नहीं समझता कि उन लोगों के पास इतना पैसा है या इतना सहूलत है उन लोगों के खुद के पास कि वो दूसरों की आज मदद कर सके। तकरीबन 1 महीना होते आ गया लॉकडाउन हो गया जी, तो जो डेली वेजेस पे थे, जो काम कर रहे थे, कूली मजदूरी, तो उन लोगों का कैसा है? तो हुकूमत को थोड़ा इस पे गौर सानी करनी पड़ेगी। चाहिए कि क्या करें, कैसा करें, पिन पॉइंट करें किधर हो रहा है किधर नहीं हो रहा है। ये राशन, हाँ, ये भी शकील साहब ने भी राशन बहुत सी जगह बांटे हैं और रिजवान साहब ने भी बांटे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि हाँ, ये एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे वो बहुत अच्छा काम किए हैं। मगर एक बात मैं बता दूँ, काम तो सही करें। एक वोटर लिस्ट होती है, जैसा हर घरों पे अपने वोट के लिए जाके आइडेंटिफाई करते हैं कि लिस्टों को बांटा जाता है कि ये पार्ट नंबर है, ये डोर नंबर है, ये बूथ नंबर है करके। तो इस तरह से ये थोड़ा पार्ट नंबर उठाओ, देखो उसमें इकोनॉमिकली कितने बैकवर्ड हैं, कितने मिडिल क्लास आदमी। मिडिल क्लास आदमी तो बाहर नहीं आएगा, जिसके घर में लड़के नहीं है वो तो बाहर नहीं आएंगे कि हाँ मेरे को खाने को नहीं है, मेरे को पीने को नहीं है करके। तो ऐसे घरों को थोड़ा मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को थोड़ा आइडेंटिफाई करें। जी, माशाअल्लाह। मस्जिदों में या मंदिरों में माल दे देने से वो लोग, ये अच्छा काम है, उन लोगों को देने से वो आइडेंटिफाई करके देते, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत से घरों में नहीं जा रहा है। कहीं किसी की रंजिश होती है तो वो पे नहीं जाते, कोई नए भाड़ों रहते हैं, किराएदार रहते हैं, तो उन लोगों के घर पे नहीं दिया जाता। कोई लोग शर्म के वजह से पूछ नहीं सकते, खुददार इंसान जो रहते हैं वो क्या है अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह करके बोलेंगे वो। ऐसा थोड़ा इन लोगों पे भी थोड़ा गौर करना बहुत ज़रूरी है। जी, क्या तो मैं चाहूँगा कि हाँ, अगर रिजवान अरशद साहब जो हमारे एरिया के एमएलए हैं, ये थोड़ा आके गली गली थोड़ा आके घूमेंगे, खुद से घूमेंगे
तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि हाँ सही में जिसने आपको चुना, आपकी काबिलियत को समझा कि आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने IMA पे भी अपना एतराज़ असेंबली में भी उठाया था, जो एक बहुत ही बड़ी बात है, मुसर्रत की बात है। तो इसमें भी मैं चाहूँगा कि ये आए, थोड़ा पार्ट नंबर्स वगैरह देखें, कैसा जायज़ा लें। शायद कर रहे होंगे, उनका होमवर्क भी वो करते होंगे जी, शकील साहब भी और रिजवान साहब भी। तो मैं उनको एफिशिएंट नहीं करके नहीं बोल रहा हूँ जी, मगर क्या है वो हर एक अलग अलग जगह अगर बनाते हैं, एक एक एरिया अगर चुनते हैं कि आज इस इलाके में जिस तरह से इलेक्शन की तैयारी होती है, शायद ये मेरा सजेशन है, माशाल्लाह, ये मेरा सजेशन है। तो अगर इस तरह से काम किया जाए तो शायद इसमें ज़रूरतमंद को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। दोस्तों, अभी आपने बहुत प्यारी दिल की आवाज़ सुनी है जावेद इब्राहिम, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स फेडरेशन के चेयरमैन हैं, और मैंने इनके बारे में बहुत कुछ बोला है, जैसा कि यूनाइटेड प्रॉपर्टीज मूसा बेकरी बोल गए। लेकिन ये कह रहे थे कि इन नौजवानों से जो लॉकडाउन की वजह से जो नौजवान जो बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि ये घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि ज़रूरत के लिए कोई भी घर का एक अफराद अपनी ज़रूरतों के लिए निकले, क्योंकि ये बीमारी जो है एक बहुत डेंजर बीमारी है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक की वजह से कई लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बारे में भी बोले हमारे जावेद इब्राहिम साहब, माशाल्लाह। और ये भी कहे कि यहाँ के जो तबारक फातिमा है ये बहुत कोऑपरेटिव है, ये पुलिस भी कर्नाटका की बहुत अच्छे से काम को अंजाम दे रही है। और जहाँ पर कहीं पर भी जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई भी है, अगर कोई भी जो ज़रूरत के लिए निकल रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती उनको समझाया जाए, लेकिन उनको मारा नहीं जाए, ये भी कहना चाहते हैं। और माशाल्लाह मैंने अभी रिसेंटली एक 4-5 दिन पहले जो फिर से जो लॉकडाउन हुआ, तो हमारे बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर IPS भास्कर राव जी ने बहुत अच्छे से एक 5 या 6 इंस्ट्रक्शन लोगों को दिए। कोई भी अगर हॉस्पिटल के लिए जा रहा है, कोई भी इमरजेंसी किसी के लिए जा रहा है, उसको ना रोकें। गाड़ियां जो वेजिटेबल की गाड़ियां जो खाली हो या भरती हो, उनको ना रोकें। इन्होंने एक बहुत अच्छा सा इंस्ट्रक्शन दिया है। हम पुलिस कमिश्नर भास्कर राव जी को सैल्यूट करते हैं, इनकी सोच को, और जिस तरह से इस बेंगलुरु को जो कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, और अमन शांति का माहौल रखें। और इसके साथ साथ हमारे जावेद इब्राहिम साहब ने एक बहुत अच्छा सा गौर फिक्र की, जैसा कि ये रिजवान अरशद जी जो हमारे यहाँ के शिवाजीनगर के MLA हैं, ये उनसे, और शकील अहमद जो हमारे जो कॉरपोरेटर हैं यहाँ के, इनसे कह रहे हैं कि जैसा कि आप लोग इलेक्शन की तैयारी करते हैं, जो इलेक्शन तैयारी करके हर एक को ये बांटा जाता है, जैसा कि वोटर लिस्ट बांटी जाती है, इस तरह यहाँ पर जो जरूरतमंद है उनको देखिए, जो रेंटेड घर पे हैं, जो लोग किसी के पास हाथ नहीं फैलाते। और यहाँ तक कि हमारे जावेद इब्राहिम साहब कहे कि तो हुकूमत की तरफ से भी राशन का बंदोबस्त किया गया है, और कुछ लोग यहाँ पर ज्यादती कर रहे हैं। ये खुद इनके पास कुछ कंप्लेंट्स आई है, कुछ औरतों ने यहाँ पर कंप्लेंट लाके दी है, क्योंकि कुछ लोग हमारे ऊपर ज्यादती कर रहे हैं राशन अगर पूछे तो इन पर भी गौर व फिक्र किया जाए, इस मसले को सीरियस लिया जाए। हमारे शकील भाई जो कॉरपोरेटर हैं और रिजवान अरशद साहब, और ये कह रहे हैं कि रिजवान अरशद साहब का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो भी इस सोशल एक्टिविटीज़ में और ये बाहर आकर भी ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो और भी इनको बाहर आना चाहिए इस शिवाजीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ये जितना हो सके इस वक्त पर जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी से रिलेटेड है, सारे इंडिया में जो भी मिनिस्टर MLA हैं, इन लोगों को जो कॉर्पोरेटर्स हैं, इन लोगों को बाहर आकर अवाम की मदद करना चाहिए। चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कोई भी इंडिया की सिटी हो, तो हर किसी को जिनको अल्लाह ने एक ओहदे पर रखा है,
जिनको अल्लाह ने नवाजा, ये लोग बाहर आकर लोगों की जरूरत को समझते हुए लोगों की हेल्प करना चाहिए। तो हमारे जावेद इब्राहिम साहब बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिए और ये हमारे रिजवान अरशद साहब को और शकील साहब को कहना चाह रहे हैं कि आप जैसा कि इलेक्शन की तैयारी करते हैं वार्ड टू वार्ड, हर वोटर लिस्ट की, उस तरह आप लोगों तक पहुंचिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, क्योंकि इसमें हुकूकुल इबाद में अल्लाह पाक आपकी दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी संवार देगा। जिस ओहदे पर आप हैं अल्लाह इस ओहदे से और आपको बड़ा ओहदा देगा, यही इनके कहने की दिल की आवाज़ है। चलिए हम हमारे जावेद इब्राहिम साहब से पूछते हैं, जैसा कि ये इतने सारे काम को अंजाम देते हुए, तो ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एजुकेशनिस्ट हैं, क्योंकि एजुकेशनिस्ट सिर्फ ये कर्नाटका नहीं, ये महाराष्ट्र, गुजरात, ये ऐसे सिटीज़ में भी जाकर लोगों के लिए आरटी डालकर एजुकेशन के मसले को इन्होंने बहुत इनको आगे बढ़कर हेल्प की है। तो इतने सारे काम को ये कैसे अंजाम देते हैं, ये दोस्तों हमारे जावेद इब्राहिम साहब से पूछते हैं कि ये रिलेटेड टू आरटी एजुकेशनिस्ट कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। हम इनकी दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मसलों को हल किए हैं। चलिए पूछते हैं हमारे जावेद इब्राहिम साहब से इनकी दिल की आवाज़ रिलेटेड टू आरटी एंड एजुकेशनिस्ट। आरटी का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन जी। बहुत से लोग इसमें मिस्टेकनली आरटीआई भी बोल देते हैं इसको, राइट टू, वो उसका होता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो इसमें थोड़ी सी ये है। हाँ, दरअसल क्या है बोले तो जब कर्नाटका एजुकेशन एक्ट जो है उसके तहत जो स्टेट सिलेबस वगैरह हैं, तो हमने जैसा आप जिक्र किए थे एक कोई फेजिटोन की स्कूल का मसला जी। अभी मैं सही नहीं समझता कि उस स्कूल का नाम लूँ इस चैनल पे जी। क्यों बोले तो हमारा मुद्दा आज कोरोना के ऊपर था, तो इसके ऊपर नहीं है जी। तो इसमें थोड़े से चंद अल्फाज बोल के मैं आरटीई के बारे में ये कर दूँ, आपको आगाही कर दूँ। इसमें थोड़े सीबीआई करके एक सेंट्रल बोर्ड सिलेबस होते हैं जी, आईसीएसई सिलेबस होते हैं जी, स्टेट सिलेबस होते हैं। तो ये स्कूल क्या करते हैं, ये लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड को प्री स्कूलिंग कहा जाता है, प्री प्राइमरी आता है, और फोर्थ स्टैंडर्ड से सेवन्थ स्टैंडर्ड को प्राइमरी कहते हैं। फिर 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड को हाई स्कूल कहा जाता है। फर्स्ट 11th से 12th को प्री यूनिवर्सिटी में हम लोग कहते हैं। और उसके बाद जैसा 13th, 14th, 15th ईयर रहता है तो कॉलेज एजुकेशन होती है, उस यूनिवर्सिटी का बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें से 10th में, 12th में और 15th के सेमेस्टर्स में ये होता है, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं जी। तो हम लोगों ने क्या किया था, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट अनएडेड स्कूल्स हैं, इन लोगों को आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने। और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स की क्या रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, अनएडेड के क्या नियम हैं, इन सबों को हमने एक लाइन में तरतीब से लेके आए। स्कूल फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, क्या क्या करते थे ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं, तो पेरेंट्स को पता नहीं था कि कैपिटेशन फी किसको बोलते हैं। डोनेशन ले लेते थे, बिल्डिंग फंड्स लेते थे वो पेरेंट्स के नाम, ये स्कूल फीस के नाम पे, तो एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं वो पता नहीं था। तो जो पूरा फीस स्ट्रक्चर ब्रेकअप जो होता है तो उसको भी पता नहीं था बहुत से हमारे पेरेंट्स को कि ऐसा ही बच्चों को बेच रहे हैं। तो हमने इन चीज़ों को अवेयरनेस लाना शुरू करा। जब हम लोगों ने कि इसका कानून क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अपना, इन सब लोगों के साथ हम हमारे एडवोकेट्स वगैरह के साथ बैठकर हम लोगों ने जब रिसर्च शुरू करे, तो रिसर्च शुरू करने के बाद हम लोगों को कई ऐसी चीज़ें आई, कैपिटेशन फ़ी के ऊपर से ये हुई, ओवर चार्जिंग हुई कि ओवर चार्जिंग के मामले में क्या है, कानून क्या कहता है, ये सभी चीज़ों से हमने ये हुए। तो हमने लगभग कई स्कूलों पे हमने उनके मैनेजमेंट से हमने जाके बातचीत भी की थी कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा हम लोगों को उस वक्त बहुत से सारी मुश्किलें भी का सामना करना पड़ा। गुंडे छोड़ दिया करते थे वो, हाँ हाँ कर कहते, अभी पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमारी लड़ाई जो थी
कोई अनपढ़ लोगों से नहीं थी, जाहिल लोगों, ये ना समझ लोगों से नहीं थी। ये एक पढ़ा लिखा तबका जो एक अपना रिफॉर्म होके एक यूनिफॉर्मली जॉब वर्क करते थे। जी मेरे जुबान पे बहुत से स्कूलों का नाम आ रहा है, मैं लेना नहीं चाहता, स्लिप ऑफ टंग हो जाएगी, वरना इंशाल्लाह मुझे अगर इससे फिर इन चीज़ों पे खिदमत करने का मौका मिला तो ज़रूर करूँगा मैं। क्या अभी RTE को नाफिज कर दिया गया है, तो अभी मैं आपकी दिल की आवाज़ से के चैनल के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ, ये एक मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं हो या ना हो, मगर जो भी कौम और मिलत का दर्द रखते हैं। सिर्फ मैं अपनी कौम की बात नहीं करूँगा, ये क्रिश्चियनों में भी मसले पाए जाते हैं, ये दलितों में मसले पाए जाते हैं क्या, और ख़ासकर तौर के मुसलमानों में बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बच्चा 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ता नहीं कि उसको काम पे लगाना पड़ता है, गुर्बत है। तो हम लोगों को देखो अपनी बहुत सी चीज़ों पे ये खासकर अभी मुस्लिम कम्युनिटी की बात करता हूँ कि रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है। जी तो कैसे होंगे हम लोग रिफॉर्म? जब तक फाउंडेशन अपनी तालीम सही नहीं होगी, हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर, कोई अपनी कौम को खड़ा नहीं सकता। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कौल है कि अगर तालीम हासिल करना हो तो हासिल करो, भले आपको चीन तक क्यों ना जाना हो। जी तो जब इस्लाम में इतना तालीम का जोर है पढ़ाई के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को खामोश बैठ के ऐसा, ये हम लोगों को इस्लाम से अपनी जागीर मिली है। इल्म हासिल करो, इल्म इक़रा, जो कुरान का पहला लफ्ज़ था, इक़रा पढ़ो करके। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जितना एजुकेशन पे आज जोर देंगे, इंशाल्लाह ये हमारे हेल्थ सेक्टर हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या हमारे माशरती स्ट्रक्चर हो, तो इन तमाम पे बहुत गहरा असर पड़ेगा क्या। और मैं चाहूँगा कि कौम के लीडरान जो हैं, हमारे जो मिनिस्टर लोग हैं, तो एजुकेशन को थोड़ा अफोर्डेबल बनाए। अफोर्डेबल नहीं है जी। हमारे कर्नाटका हुकूमत से मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से थोड़ा सा करप्शन पे नज़र डालने के लिए, ये मैं बहुत ही आपको बारीकी बता रहा हूँ मैं कि करप्शन है, वरना स्कूलों में इतनी फीस नहीं हुआ करती। गवर्नमेंट की फीस स्ट्रक्चर मेरे पास है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। जी आप मुझे पता नहीं था कि आप लोग आ रहे हैं, कि अगर मेरे को पता होता कि आप आ रहे हैं, अगर मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, तो शायद मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशंस में अपने टेबल पे रेडी रखता। तो फीस स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, कितनी फीस लेना है, फर्स्ट से 4th 5th तक कितनी फीस है, 5th से 7th तक कितनी है, स्कूल कितना चार्ज कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का हमारे पास जोड़ तोड़ है। मगर क्या है बोले तो इस पे थोड़ा क्या है, इसको पब्लिकली लेके आओ। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पे, BBMP स्कूल्स हैं, तो ये BBMP के स्कूल्स का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को ये होना है। IMA के गवर्नमेंट स्कूल, ये सॉरी माफ कर कीजिए, VK उबैदुल्ला स्कूल जो IMA वालों ने अडॉप्ट किए थे, तो उसको एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दी गई। खैर वो उसके पीछे के वजूहत मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा, तो वो स्कूल में सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई थी कि बाहर के पेरेंट्स को भी अंदर आने के लिए इजाज़त नहीं दिए जाते थे। स्कूल एडमिशन नहीं है, रिकमेंडेशंस लेना पड़ता था, रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती थी।
हम लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट में भागना पड़ता था। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, तो थोड़ा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखो। अभी दूसरी स्कूल है यहाँ पे तिमा रोड में भी एक तमिल स्कूल है, अपनी रहमानिया स्कूल है, और अपनी और एक स्कूल थी जो सफाई हस्ती से ख़त्म हो गई, गवर्नमेंट उर्दू लतीफ़िया स्कूल जी। उसको तो ख़त्म ही कर दिया। बहुत अफसोस की बात है। किधर गई स्कूल वो, क्या हुआ, उसके डिटेल्स क्या हुए? खुसरो कुरैशी साहब थे जब ये मसला उठा था, हम लोग जब एजुकेशन पे काम कर रहे थे तो माइनॉरिटी कमीशन थे जनाब खुसरो कुरैशी साहब, तो हम लोग उनके साथ मुलाकात किए थे, और वो खुद खुसरो कुरैशी साहब भी इधर पे आके इंस्पेक्शन किए थे। रहमानिया स्कूल हो या वीके उबैदुल्ला स्कूल हो, ये अपनी लतीफ़िया उर्दू प्राइमरी स्कूल जो इधर पे आर्मस्ट्रांग रोड में हुआ करती थी, पहले वो स्टार मेडिकल के पास कामराज रोड में थी, उसके बाद इधर पे शिफ्ट हुई थी। तो उसके भी अपने पास बहुत सी चीज़ें हैं, वो भी बंद कर रहे थे वहाँ पे। वो भी मसला बहुत बड़ा मसला चला, जो जिनकी वजह से हम लोगों को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग खिलाफ हो गए, गवर्नमेंट खिलाफ हो गई, गवर्नमेंट के थोड़े लोग खिलाफ हो गए थे जी, एम्प्लॉइज वो खिलाफ हो गए थे। तो हम लोगों ने तब स्कूल से रात वो स्कूल को बंद किया था लोगों ने, लोग हैं मिलके जो स्कूल को बंद किए थे। तो हम लोगों ने जाके फिर से वापस वो स्कूल खुलवाए थे, वो रिकॉर्ड है वो। मगर फिर कानून की जोड़ तोड़ करके कानूनी साजों ने थोड़ा उस जगह के लिए शायद हो, या पता नहीं उन लोगों का क्या अपना मकसद था, तो उस मकसद से वो स्कूल को ख़त्म कर दिए। शायद दूसरी भी स्कूलें होंगी आसपास में, जो शायद अगर स्कूल के बच्चे इधर पे पढ़ते हो तो वो स्कूल को असर ना पड़े, वहाँ पे ये हो। तो बेहतर है पढ़ाई को आम करने के बजाय शायद पढ़ाई को कम कर दिया गया। खैर बहरहाल ये इन चीज़ों में मुझे उलझना नहीं है, उन चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे चीज़ों से जी। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि रिजवान अरशद साहब हैं, शकील अहमद साहब हैं, जो ये उर्दू लतीफ़िया स्कूल है, तो कोई भी एक अच्छी सी जगह आइडेंटिफाई करके फिर से वो स्कूल को चलाया जाए। क्यों नहीं हो सकता जी? ये स्कूल के बारे में ये कमीशन हमारे पास आए थे। एसएन राव स्कूल जो कामराज रोड पे है, तो बीईओ ऑफिस बोलते, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस है, वो ऑफिसर इधर पे आए थे अपने पास। क्या हुआ, किधर हुआ, एक वो उस वक्त बहुत बड़ा एक मुद्दा चला था क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलों का तो बहुत एजुकेशन के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। मगर मैं एक बात आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, ये स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को धमकाया जाता है, निकाल देंगे हम, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आपके बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये सब बकवास है, नहीं होगा किसी का फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा। आज के अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रास्ते पे चलते हुए कुत्ते को मारने की इजाजत नहीं देता। एनिमल वेलफेयर वाले आगे खड़ जाएंगे, ये फिर हमारे मासूम बच्चे हैं, किसकी इतनी औकात है या हिम्मत है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब कर दे। फीस ले रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइड करें, तो सर्विस लो 2 हफ्ते को। और जबकि पढ़ाई या के एक नोबल प्रोफेशन है, पढ़ाई के लिए कैसा ये चार्ज कर सकते हैं? ऐसा पढ़ाई के लिए फीस चार्ज नहीं की जा सकती। स्कूलों के नाम होते हैं, एजुकेशन ट्रस्ट बनाई जाती है, चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से बनाई जाती है। जो ब्लैक मनी का जो वो बात करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम उनसे सहमत हैं ब्लैक मनी के बारे में। मगर ये जो एजुकेशन सेक्टर से जितना ब्लैक अमाउंट जनरेट होता है, थोड़ा उस पर भी नजरअंदाज करो या नजर डालो। उसको क्यों नजरअंदाज करते हैं?
नहीं करनी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में के लिए हम जो आप पेट्रोल लेते हैं उस पर एजुकेशन सेस होता है। कितने ऐसे कई चीजें हैं जिस पे एजुकेशन सेस लगता है, कहाँ पे जा रहा है पैसा? फिर क्यों आज का मिडिल क्लास तबका एजुकेशन के लिए तरस रहा है? अपने जेवरातों को गिरवी रखना पड़ता है। अनरिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनसे पैसा लेते हैं, बैस की दर डेली इंटरेस्ट पे रहते हैं, दिन का पड़ता है वड्डी बोलते हैं जिसको, कार्ड्स करके कुछ बोलते हैं, वो कार्ड पे पैसा लेते हैं। थोड़ा इन स्लम्स में जाके देखो क्या हो रहा है। मिडिल क्लास फैमिली कैसा जूझ रही है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अपने आधे साल की कमाई तो पूरे बच्चों के पीछे से निकल जाती है। एसएमएस के चार्जेस, टेलीकम्युनिकेशन के चार्जेस, कम्युनिकेशन के चार्जेस, क्या है ये सब? तरक्की करो, एजुकेशन सेक्टर अभी आगे बढ़ रहा है, इंटरनेट का जमाना आ गया, अभी आगे बढ़ते जा रहा है, एजुकेशन बढ़ाओ, अच्छा है। फिर चाइल्ड राइट्स कमीशन में जाएंगे तो अपने को खाली टाइम देंगे। स्कूल का जैसा हम उधर पे कहीं पे हम एक शिकायत कर दिए तो स्कूल वाले पहले से अपना एडवोकेट वहाँ पे भेज देते, पेरेंट्स के एडवोकेट्स लेके आके बैठते वहाँ पे चाइल्ड राइट्स कमीशन में, उनको कानून पता रहता है। थोड़े ये सभी लूप होल्स हैं, तो इन लोगों को हम, इन चीज़ों को हमें और आप जैसे लोगों को, इन कौम के लीडरों को, इसी कौम के अगर के नहीं, हर कोई जो खिदमत खल्क की चाह रखता है, इन चीज़ों पे आना चाहिए। मेरे लिए मत खड़ो, एजुकेशन के लिए मत खड़ो, अगर हो तो हमारे आका ने कह दिया ना, पढ़ो करके तालीम हासिल करो, जी आपकी आखिरत इसमें सुधरेगी। सुधरी तो सुधरी, अपने बच्चे कहीं पढ़ लिख के अच्छे होंगे, उनके गवर्नमेंट नौकरियां मिलेंगी, उन्हें आईएएस ऑफिसर्स बनने का मौका मिलेगा, आईपीएस ऑफिसर्स बनने का मौका मिलेगा। एजुकेशन के लिए क्यों आप कुछ नहीं करते? सिर्फ इन गिने चुने लोगों को उठा के दे देना, मैं नहीं समझता कि ये चीजें काम करेंगी। मेरी कहीं पहचान हो, मेरे बच्चों को मैं रिकमेंड कर दूंगा, हो गया। मेरे पड़ोस का बच्चा, मेरा बच्चा तो मेरे पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रहा है, तो उसका एजुकेशन का मेयार क्या है, मेरे बच्चे का एजुकेशन मेयार क्या हुआ? बहुत से चीजों को क्या है, हम लोगों को ये करना है। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट्स। यस, कॉन्स्टिट्यूशन तो भी एक अलग बात है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे ये नहीं करूंगा, मगर एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड। ठीक है। हम कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे थे, कितने लोगों को अवेयरनेस है? कितने ऐसे हमारे लोग हैं जो डेली वेजेस पे हैं? अगर शायद वो लोग, हमारी कौम अगर पढ़ी लिखी होती, आज कुछ उनके ऊपर गवर्नमेंट की नौकरियां होती, सरकारी नौकरियां होती, कोई आईटी सेक्टर्स में अगर हमारी तादाद होती, तो हमारी कौम ऐसा आज रास्तों पे नहीं आते। जो कपड़े का छोटा मोटा व्यापारी है वो प्याज बेच रहा है, ऑटो ड्राइवर है वो भी तरकारी बेच रहा है, क्या करेंगे? माशियाती हालत बहुत बिगड़ती है। पहले ही अपनी कौम की हालत बहुत गिरी हुई है, बहुत खराब है, आईसीयू में है, अभी आईआईसीयू में डाल दिया। हम लोगों को इस चीजों के ऊपर बहुत गौर व फिक्र करने की जरूरत है। क्या, माफ कीजिए, मैं आपको एजुकेशन के बारे में उतना बताना नहीं चाहिए, मकसद ये नहीं था आज का, मगर फिर भी क्या है, बहुत कम ही बात करके हूँ इस चीज पे। जी, क्या ठीक है, ठीक है जावेद भाई, जावेद इब्राहिम साहब, माशाल्लाह आप एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी आपकी दिल की आवाज़ पेश किए, और हमारे दिल की आवाज़ के न्यूज़ चैनल देखने वालों को और हमारे व्यूअर्स को आपने एक अच्छा सा ब्यूटीफुल मैसेज दिया कि एजुकेशन इज़ फंडामेंटल राइट्स फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और एनीथिंग, क्योंकि एजुकेशन इज़ मस्ट। क्योंकि ये हमारे जावेद इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि हमारे मुसलमानों में जो एजुकेशन की कमी होने की वजह से
आज हम लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं। तो ये भी कहें कि अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, चाहे आपको चीन को भी जाना पड़े। तो एजुकेशन इज़ मस्ट एंड शुड। तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। और ये भी कहे कि एजुकेशन से रिलेटेड जो है कर्नाटका गवर्नमेंट को भी इस मुद्दे पर देखना चाहिए कि रिलेटेड टू एजुकेशन, तो जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या किया जाए। खैर, ये जो एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो इंशाल्लाह फिर कभी और भी मौके मिलेंगे इस मुद्दों पे बात करने के लिए। तो इसी से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आपको फिर से वहीद हाशमी साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और इनके चैनल का शुक्र अदा करता हूँ, जो इनसे जुड़े हुए कैमरामैन हो, एडिटर्स हो, पीछे जो इस खिदमत में लगे हुए हैं, मैं इन सभी को मेरी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए, लंबी उम्र अता करे और यही रास्ते पे लोगों की दिल की आवाज़ लोगों के दिलों तक पहुँचती रहे। जी आमीन सुमान। जैसा कि दोस्तों अभी हमारे जावेद इब्राहिम साहब की आप दिल की आवाज़ सुने, ये माशाल्लाह हमारी इस दिल की आवाज़ चैनल के लिए पहले भी जो है मुबारकबादी पेश की है और आखिर में भी मुबारकबादी पेश कर रहे हैं और ये लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं। ऐसा तो मैं ये जानते हैं कि मुझे लंबी उम्र की ख्वाहिश नहीं है। मैंने हमेशा अल्लाह से ज़िंदगी में मांगी है उम्र, तो अल्लाह तो अगर ज़िंदगी देना चाहता है तो 62 ईयर्स की दे, उससे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए। चलिए जावेद इब्राहिम साहब, हम आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और आपने काफ़ी एक लंबी इंटरव्यू दी जिसमें लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज मिला, एक ब्यूटीफुल मैसेज मिला रिलेटेड टू एजुकेशन और रिलेटेड टू कोरोना वायरस के बारे में। तो मसला तो कोरोना वायरस का था, लेकिन हमने काफ़ी सारे सोशल एक्टिविटीज़ और बहुत सारे लोगों की इंटरनली आपने हेल्प की है उससे रिलेटेड, और एजुकेशन के मसले को जो आपने हेल्प की है, तो हम चाहते थे कि आप एजुकेशन के मसले में भी कुछ बोलें, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आज हर एक, चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या कास्ट, हर एक के लिए एजुकेशन का मसला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक को पढ़ना है। और ये बोल रहे थे कि हमारी कौम में मुसलमानों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कौम के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो जैसा कि एमएलए और मिनिस्टर हैं, अगर एक मुकीम इरादा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में भी हमारे जो बच्चे हैं अच्छे से अच्छा पढ़कर आगे आएंगे और ये भी इंशाअल्लाह आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं। तो माशाल्लाह चलिए हम इंशाअल्लाह फिर से हम जावेद इब्राहिम साहब के साथ फिर से इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। हमारे जावेद इब्राहिम साहब ने आज बहुत अच्छा सा एक मैसेज दिया लोगों के लिए रिलेटेड टू कोरोना वायरस हो या रिलेटेड टू एजुकेशन हो, एजुकेशन का मसला हो। तो और इन्होंने शुरुआत में भी हमारे लिए बहुत दुआएं की और इसके स्पीच के आखिर में भी इन्होंने हमारे लिए बहुत दुआएं की। हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हम भी इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको सेहत और सलामती के साथ रखे, लंबी उम्र के साथ रखे, अल्लाह इनको खुशो आबाद रखे। जो भी कार्य खैर के काम को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट्स फेडरेशन हो, चाहे यूनाइटेड कर्नाटका पीपल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी हो, और जो भी इनका बिजनेस है, कारोबार में, अल्लाह पाक इनको कामयाबी से नवाजे, अल्लाह इनके हक़ में खैर के फैसले करे और आफियत के फैसले करे। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे किसी एक अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ, एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।